तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज पार्ट 7 है। हम लोग पढ़ रहे हैं 11th का मैथ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 11th का मैथ पढ़ रहे हैं और 11th के मैथ में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, समुच्चय। ठीक है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है। आज एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक इंट्रोडक्शन जितने सब मैं डिस्कस कर लूँगा। कल इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 के जितने उदाहरण होंगे वो कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को पूरा सवाल आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो बहुत अच्छे तरीके से पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन अगर समझ लेते हैं तो इस बेसिक इंट्रोडक्शन पे ये आपका क्या है, पूरा एग्जाम्पल है। तो ये कर लेंगे तो जाहिर बात है कर लेंगे। अब बेसिक इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल पूरा मिलाकर आपका पूरा एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज भी हल हो जाएगा। तो पहले बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये पार्ट क्या है? 7। और पार्ट में बता दूं 1 से लेके 6 तक ये पूरा पार्ट एक्सरसाइज 1.1 से लेके मतलब एक्सरसाइज 1.1 तक पूरा बेसिक से लेकर पूरा कोर्सेज, मतलब यहाँ से जितने प्रश्नावली के प्रश्न है सब में कराया हूँ। तो जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, यहाँ तो देख सकते हैं, या तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चल जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है 11th मैथ 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो आज जानना है एक्सरसाइज 1.2 के लिए, ठीक है, कि अगर ये चीज़ नहीं जानेंगे तब तक एक्सरसाइज 1.2 लगा नहीं पाएंगे। ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में पहले चीज़ आपको हेडिंग डालिए रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। ठीक है। तो पहले हम जानेंगे कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं या शून्य समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय को ही हम क्या बोलते हैं? शून्य समुच्चय। या आप रिक्त समुच्चय कह सकते हैं या तो शून्य समुच्चय कह सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ है। इसका साइन इस प्रकार होता है, खाली ब्रैकेट, इसमें कुछ नहीं। इसे फाई से भी नोट करते हैं, इस तरह भी। ये दोनों का मतलब ये वही चीज़ है, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। ठीक है। इस तरह इसका सिंबल होता है। देखिए इंग्लिश में रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय को द इम्पटी सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? द इम्पटी सेट। आइए जान लेते हैं कि रिक्त समुच्चय होता क्या है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चीज़ लिखा है कि एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, उसमें अवयव होगा ही नहीं, वैसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। अब ऐसा क्या है, चलिए जानते हैं। हाँ, एक पॉइंट और लिख लीजिए। रिक्त समुच्चय को प्रतीक देखिए फाई से और यह खाली ब्रैकेट, ठीक है, मतलब ब्रैकेट है, खाली मतलब ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोनों सिंबल आपको याद होने चाहिए कि ये सिंबल किसका होता है? तो रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय का सिंबल होता है। और शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। आइए एग्जाम्पल से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एक भी डाउट नहीं रहेगा। जैसे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा है कि ए बराबर जो यक्स है वो यक्स कैसा है? किसी स्कूल की कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थी है। अब इसका मतलब क्या है, आराम से समझिए, फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है। कि ये रिक्त समुच्चय है या नहीं, बताना हमको है कि रिक्त समुच्चय है या नहीं। तो मैं क्या बताऊँ, रिक्त समुच्चय उसे कहते हैं या शून्य समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। अच्छा ये बताइए, कह रहा है कि यक्स किसी स्कूल की कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थी है। अच्छा ये बताइए कि आप कक्षा 11 में जाकर ये पता नहीं लगा पाएंगे कि 11 में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? आप ही बताइए। 11th की क्लास में जाएंगे, आप देखेंगे, आप पता नहीं लगा सकते हैं कि हाँ 11th क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? पता लगा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल पता लगा सकते हैं आप। ठीक है। तो बिल्कुल पता लगा सकते हैं। तो इसमें रिक्त रिक्त होगा, इसमें एक भी अवयव नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तब हम पता लगाएंगे तो 20-25 छात्र तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है 20-25 छात्र, तो ये क्या है? अवयव तो ही है। तो मतलब पहला जो है वो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। रिक्त समुच्चय तो उसे कहते हैं जिसमें अवयव होगा ही नहीं। लेकिन भाई 11 क्लास में पहुंच के आप नहीं पता लगा पाएंगे 20 या 25 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। पता लगा सकते हैं ना? बिल्कुल लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि यह रिक्त समुच्चय नहीं है। क्या लिखेंगे? रिक्त समुच्चय नहीं है। समझ में आ रहा है ना आपको? रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक, क्लियर? तो एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। देखिए 20 सेट दिया है, 20 समुच्चय दिया है कि यक्स वर्तमान में कक्षा 10 और 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं। वर्तमान में कक्षा 10 और 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी। अच्छा ये बताइए कि कोई एक लड़का क्या 11 में भी पढ़ सकता है, 10 में भी पढ़ सकता है? ये बताइए। एक लड़का एक ही साल 10 में भी पढ़ेगा और 11 में पढ़ेगा, क्या ऐसा संभव है? कुछ डाटा आपको मिल सकता है ऐसा? हाँ बताइए, कुछ डाटा ऐसा, चाहे आप ही हैं कि आप 10-11 में पढ़ सकते हैं, चाहे मैं ही हूँ एक ही साल में 10 में भी पढ़ूँ 11 में भी पढ़ूँ, क्या ऐसा संभव है? कभी संभव नहीं है।
ठीक है, इसमें अवयव मतलब कुछ है ही नहीं, समझिए, तब ये जाके क्या होगा, ये रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय को क्या साइन होता है, ऐसे, ठीक है, क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। मतलब ये समुच्चय जो है वो रिक्त समुच्चय है, ठीक है, खाली समुच्चय, इसमें कुछ है ही नहीं, डाटा अवयव होगा ही नहीं। मतलब हम बताएंगे क्या इसमें कि एक बंदा 10 में भी पढ़ेगा, 11 में पढ़ेगा, एक साल, कुछ नहीं, कुछ नहीं बता सकते। इसलिए यह क्या हो जाएगा, शून्य समुच्चय, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ये साइन होता है, ठीक है, जानते हैं आप लोग। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यक्स जो है, देखिए यक्स जो है, कह रहा है कि जो यह यक्स है वो 1 से क्या है, बड़ा है, और 2 से क्या है, छोटा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि 1 और 2 के बीच जो यक्स है, यक्स एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, कह रहा है कि यक्स एक प्राकृत संख्या है, 1 और 2 के बीच कोई प्राकृत संख्या आ सकती है, आप बताइए। कह रहा है कि 1 और 2 के बीच प्राकृत संख्या बताइए, ठीक है। तो ये बताइए 1 और 2 के बीच प्राकृत संख्या कौन सी आएगी, 1 के बाद ये तो 2 आता है, तो इसके बीच में संख्या कहाँ से बची, कुछ नहीं बचा। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, 1 2 3 4। तो ये बताइए, पूछ रहा है कि 1 और 2 के बीच प्राकृत संख्या, तो 1 और 2 के बीच प्राकृत संख्या कुछ बचा, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है, होता ही नहीं है। 1 और 2 के बीच प्राकृत संख्या क्या होगी, 1 के बाद 2 ही आता ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्लियर हो गया ना आपका, क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। अच्छा, रिक्त समुच्चय आपको समझ में आ रहा है ना, रिक्त समुच्चय उसमें जिसमें एक भी अवयव ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, डी बराबर दिया है कि यक्स जो है वो यक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 है। तो यक्स एक परिमेय संख्या है, तो चलिए हल करके देखते हैं कि क्या एक परिमेय संख्या है। लिखा है यक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर -2, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, और यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 2, और यक्स बराबर यहाँ से वर्गमूल क्या निकल जाएगा, वर्गमूल ही नहीं निकलेगा, ये प्लस माइनस करने में 2 ही रहेगा, वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में रहता है, ठीक है। मतलब कि +2 और ये -2 आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है। अच्छा आप बताइए कि क्या एक परिमेय संख्या है, तो ये बिल्कुल परिमेय संख्या नहीं। परिमेय संख्या तो उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखते हैं, वो परिमेय संख्या होता है। ये तो आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या बोला है कि यक्स एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल हम इसका डाटा हम उत्तर ही नहीं दे सकते हैं, ये बिल्कुल ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। इसका भी साइन आप बना लीजिए, ये भी आपका रिक्त समुच्चय है, ठीक है। इसमें एक भी अवयव है ही नहीं है। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या ये भी नहीं है, ये तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये भी आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया है यहाँ पे कि ई बराबर यक्स। अब यक्स संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। कह रहा है कि बताइए यक्स जो है वो संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या। तो अब सम अभाज्य संख्या अब किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 3 5 7, यही तो होता है, 2 3 5 7 हो जाएगा। इसके बाद 13 आ जाएगा, फिर 17 आता है, फिर 19 आता है, फिर 23 आता है, डॉट डॉट ऐसे ही चलता है। तो ये बताइए कह रहा है कि 2 से अधिक, ये 2 है आपका। अब 2 से अधिक कोई और आपको समअभाज्य संख्या दिखाई देगी, इसमें कोई है ही नहीं। 2 के अलावा कोई समअभाज्य संख्या है ही नहीं भाई साहब। 2 के बाद 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 13 आता है, 17 आता है, 19 आता है, 23। समअभाज्य संख्या सबसे छोटी यही होती है, 2 ही होती है। 2 के अलावा कोई समअभाज्य संख्या इसमें नहीं आ सकती है। सब अभाज्य संख्या विषम, सब विषम अभाज्य संख्या है, कोई भी समअभाज्य संख्या आपको प्राप्त नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी खाली समुच्चय ही हो गया, मतलब कि क्या, रिक्त समुच्चय हो गया आपका, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, शून्य समुच्चय, रिक्त समुच्चय भी हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर में लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और देख लेते हैं उदाहरण, यफ बराबर यक्स। अब यक्स स्क्वायर बराबर 4, यक्स एक विषम है। कह रहा है कि यक्स स्क्वायर बराबर 4 और यक्स क्या है, विषम है। ये हल करके देखते हैं। तो यक्स स्क्वायर बराबर 4, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल में चला जाएगा। अब यहाँ से वर्गमूल निकल आएगा, यक्स बराबर +-2 निकल जाएगा, मतलब +2 और -2 निकल के आएगा सामने। अब +2 और -2 क्या ये विषम संख्या होती है, ये विषम संख्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है, विषम संख्या नहीं है, ठीक है। तो विषम संख्या नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय ही हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, रिक्त समुच्चय आ जाएगा। तो अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, जिसमें एक भी अवयव ना हो, ठीक है, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो अब धीरे धीरे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं या शून्य समुच्चय किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है परिमित और अपरिमित समुच्चय, ठीक है। परिमित और अपरिमित समुच्चय है। चलिए जान लेते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं। देखिए परिमित जो होता है ऐसे अवयव जिसको गिन सकते हैं,
अनंत नहीं होते हैं। ऐसे अवयव जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, मतलब अनंत ना हो, ठीक है, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। और अपरिमित समुच्चय जिसकी अवयव की संख्या क्या हो, अनंत हो, ठीक है। परिमित को हम बोलते हैं फाइनाइट एवं अपरिमित को इनफाइनाइट बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग प्रॉपर एक डिफिनेशन देख लेते हैं। तो मैं समझने के लिए आप लोगों को लिखा हूँ कि परिमित उसे बोलते हैं ऐसे वो जिसको आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, अनंत नहीं होते हैं वो, उसे क्या बोलते हैं, परिमित। और अपरिमित जिसके अवयव की संख्या अनंत हो। लेकिन इसका जो डिफिनेशन होगा वो इस प्रकार होगा कि एक समुच्चय जो रिक्त है, एक समुच्चय जो क्या है, रिक्त है, अथवा जिसके अवयव की संख्या क्या हो, निश्चित हो, मतलब सीमित होती हो, वो क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाता है। अन्यथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक समुच्चय जो रिक्त, देखिए रिक्त समुच्चय को भी हम परिमित समुच्चय कह सकते हैं, क्योंकि भाई उसमें गिन सकते हैं ना, कि रिक्त समुच्चय में क्या होता है कि उसमें एक भी अवयव नहीं होता है, लेकिन गिन नहीं सकते हैं कि मतलब इसमें कितने अवयव हैं, 0 अवयव हैं, गिन सकते हैं ना। तो रिक्त समुच्चय को भी हम लोग क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। तो वही कह रहा है कि एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयव की संख्या निश्चित मतलब सीमित होती है, वो क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं रहेगा तो भाई अपरिमित कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं और क्लियर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है डब्ल्यू एक सेट दिया है, समुच्चय दिया है कि यक्स सच दैट, यक्स सप्ताह के दिनों का समुच्चय है। ये बताइए कि यक्स सप्ताह के दिनों का समुच्चय बता सकते हैं कि नहीं, ठीक है। यक्स सप्ताह के दिनों का समुच्चय पूछ रहा है, तो ये बताइए कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो टोटल सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो आराम से आप लिख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या लिख देंगे, सोमवार, मंगलवार लिख देंगे, यहाँ से बुध लिख देंगे, फिर आप बृहस्पति लिख देंगे, फिर शुक्र लिख देंगे, फिर यहाँ पे आप शनि लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, रवि लिख देंगे। मतलब आपको एक चीज़ मालूम चल गया कि सप्ताह के 7 दिन होते हैं और 7 दिन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बता दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, परिमित समुच्चय हो गया। मतलब क्या, परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसे अवयव जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। अवयव को अगर आपने गिन लिया, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, 1 करोड़ हो, अगर अवयव आप गिन ले रहे हैं तो समझिए वो परिमित समुच्चय। तो क्या आप ये नहीं गिन पा रहे हैं कि सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, ये 7 हमारे दिन होते हैं, सप्ताह के दिन होते हैं, गिन सकते हैं कि नहीं, गिन सकते हैं। इसलिए जो ये क्या है, परिमित समुच्चय, यहाँ लिख लीजिएगा, ये क्या है, परिमित समुच्चय है, जिसको आप गिन सकते हैं, परिमित समुच्चय कहलाएगा आपका, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है ना आपको, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस बेस पे जितने भी उदाहरण मैं कल आपको करा दूंगा, इस टॉपिक पे जितने भी उदाहरण बनते हैं एक्सरसाइज 1.2 के लिए सब करा दूंगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा है कि यक्स सच दैट यक्स समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 के हलों का समुच्चय। चलिए इसको हल करते हैं, देखते हैं कि क्या इसका समुच्चय परिमित आता है या अपरिमित आता है। लिखा है यहाँ पे यक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर क्या लिखा है, 0 लिखा है। तो यहाँ से यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -16 उधर जाएगा तो +16। यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 करड़ी में 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यक्स निकलेगा तो क्या हो जाएगा, +-4 निकल जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ से, अरे दिखाई नहीं दे रहा आपको, देखिए आप तो दिखाई दे दिया होगा। यक्स स्क्वायर -16 बराबर 0, तो यक्स स्क्वायर बराबर -16 उधर जाएगा तो +16, एक्स बराबर करड़ी में 16 और एक्स बराबर +-4 आ जाएगा। तो एक बार +4 एक बार -4 ले लेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है इतना का हलो समुच्चय है कि नहीं। तो ये बताइए कि क्या हमने यहाँ पे +4 आ गया, -4, तो क्या हम नहीं बता सकते हैं कि हाँ दो इसके आए हैं अवयव, एक +4 आया है, एक -4 आया, तो क्या इसको गिन नहीं सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं, 2 ही तो अवयव हैं, गिन सकते हैं। तो ऐसे अवयव जिनको आप गिन सकते हो तो परिमित कहलाता है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय, क्योंकि आप इसको गिन रहे हैं, 2 अवयव हैं, तो क्या कहलाएगा आपका, परिमित समुच्चय, क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। तो क्लियर है एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ चलते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कह रहा है कि ई बराबर, देखिए ई समुच्चय है यक्स सच दैट यक्स किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। अब ये कह रहा है कि किसी रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। अच्छा ये बताइए कि रेखा मान लीजिए, कोई रेखा में मान लिया, ठीक है, रेखा। अब इस रेखा पे कितने बिंदु हैं आपको बताना है। तो देखिए इस रेखा को मैं इधर भी बढ़ा सकता हूँ अनंत तक, और इधर भी रेखा को बढ़ा सकता हूँ अनंत तक, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए कि बिंदुओं से मिलकर ये रेखा का निर्माण होता है। मतलब कि अगर ये बहुत सारे बिंदु हैं, क्या हैं, बहुत सारे बिंदु। अब कितने बिंदुओं को कोई गिन पाएगा क्या, कोई गिन नहीं पाएगा। इन बिंदुओं को अगर मिला दें तो रेखा का निर्माण हो जाता है। तो ये बताइए किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। तो क्या किसी रेखा पे स्थित, क्या आप बिंदुओं को बता सकते हैं क्या कि इतने बिंदुओं से मिलकर यह रेखा बनी है, बता सकते हैं, कभी नहीं बता सकते हैं स्टूडेंट, कभी नहीं,
ठीक है, क्योंकि इस पे अनंत बाई बिंदु होंगे, कितने होंगे, अनंत बिंदु होंगे, तब अनंत बात आ गई तो जाहिर सी बात है अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। आप बता ही नहीं सकते ना, ये क्या हो जाएगा, अनंत बिंदु होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। क्लियर हो गया एग्जाम्पल है अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है आपका कि f बराबर यक्स सच दैट यक्स सभी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब सभी विषम प्राकृत संख्या आपको बताना है, ठीक है, सभी विषम प्राकृत संख्या आपको बताना है। तो ये बताइए विषम प्राकृत संख्या क्या कहलाता है, 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे ही तो जाता है 15 17, ये सब विषम संख्या है, ठीक है, विषम प्राकृत संख्या। अब डॉट 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 कहाँ तक जाएगी, कोई अनंत तक जाएगी, कोई मालूम है क्या कि लास्ट कहाँ तक जाएगी, कोई बता सकता है प्राकृत संख्या कहाँ तक जाएगी, कोई नहीं बता सकता है। तो ये बताइए कि यह सभी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, क्या आप बताइए इसको गिन सकते हैं क्या, कितना होगा, नहीं गिन सकते। अब लाखों करोड़ों अरबों खरबों कहाँ तक जाएगा, कोई नहीं बता सकता है, इसलिए अपरिमित समुच्चय होगा। यह क्या होगा, अपरिमित समुच्चय। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, अपरिमित। इस पर उदाहरण भी है, लेकिन उदाहरण में नेक्स्ट क्लास में लूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जितने भी उदाहरण आएंगे सब ले लूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज करा दूंगा। चलिए ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया ना, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय क्लियर, और उधर रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय आपको समझ में आ ही गया था, तो यहाँ पे इतना क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो समुच्चय आता है वो आता है समान समुच्चय, इक्वल सेट। क्या, इक्वल सेट। चलिए जानते हैं समान समुच्चय किसे कहते हैं, इक्वल सेट किसे कहते हैं। तो देखिए ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि समुच्चय ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी है तो समुच्चय तो सॉरी दो बार लिखा हूँ, तो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाएंगे, अन्यथा असमान समुच्चय कहलाएंगे। कह रहा है कि अगर दो सेट दिया है, मान लीजिए कोई ए सेट दिया है बी सेट, तो कह रहा है ए के जितने भी अवयव होंगे उस सारे के सारे अवयव बी में होंगे, और बी के जितने अवयव होंगे उस सारे के सारे अवयव ए में होंगे। ए के सारे अवयव बी में और बी के सारे अवयव ए में होने चाहिए, उसी को समान समुच्चय कहते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट अलग हो सकती है, मतलब कि सीरियल जैसे 1 3 5 सीरियल चेंज हो सकता है, कभी आगे कभी पीछे हो सकता है, लेकिन अवयव सेम होना चाहिए, जो भी अवयव इसमें है वही अवयव उसमें भी होना चाहिए। तो ऐसे सेट को, ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। देखिए इससे निरूपण कैसे कहते हैं, जैसे ए और बी अगर दोनों अवयव समान रहेंगे तो इसे हम लिखेंगे ए इक्वल टू बी, मतलब समान समुच्चय। समान समुच्चय के लिए ये साइन लगाते हैं कि ए जो है वो बी में अवयव हैं और बी के सारे अवयव ए में है, मतलब इस चीज़ से निरूपण करते हैं। अगर ए के अवयव बी में नहीं होंगे या बी के अवयव में नहीं होंगे तो हम लोग असमान समुच्चय कहेंगे उसे, और इसे इस तरह लिखते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को निरूपण इसका। तो इस प्रकार करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, उससे समझते हैं, बाकी टोटल जितने एग्जाम्पल होगा और हम कल की क्लास में करने वाले हैं। चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये अच्छी सीरीज आपको दिया है, ए समुच्चय दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है, ठीक है। तो चलिए कोई एक सेट उठा लेते हैं ए। अब एक रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है, एक रिस्पेक्ट में बी को देखते हैं, ठीक है। अब एक रिस्पेक्ट में बी को देखते हैं, इस बी को देखते हैं। तो आप देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। मतलब कि जितने अवयव बी में हैं बी के सारे अवयव ए में हैं। चाहे आप ये कह सकते हैं कि ए के जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे बी में हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी, मतलब ए बराबर बी का मतलब क्या हो गया, यह समान समुच्चय हो गया, मतलब ए बी दोनों क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसका तुलना इससे कराते हैं सी से। तो ये बताइए कि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें तो 5 आ गया और इसमें तो 1 है। तो ये 5 तो इसमें नहीं है, चाहे 1 इसमें नहीं है, तो ये अब मेल नहीं खा रहा है। इसके सारे के सारे अवयव इसमें नहीं है। चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि सी के सारे अवयव ए में नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ए जो है वो इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब ये जो है सी के बराबर नहीं है, मतलब ये असमान समुच्चय है। क्या है, असमान है। इसी तरह ए का डी से देख लीजिए, इसमें 1 है, 2 है, 3 ही है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 भी है, इसमें 4 नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ए जो है वो डी के भी बराबर नहीं है, मतलब ये भी असमान समुच्चय हो गया यहाँ पे। इसी तरह ए का ई से मिला लीजिए, तो देखिए इसमें 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, लेकिन उसमें 4 है, इसमें 5 है, तो ये भी आप कह सकते हैं कि ए जो है
ए के बराबर नहीं, मतलब ए भी असमान समुच्चय है। तो अब तक ए का ही समान समुच्चय हो पाया है ए बराबर बी का, ठीक है। ए के वो सारे बी में है, बी के सारे वो ए में, बाकी अब किसी में मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अच्छा समान समुच्चय किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब अभी तक मैंने रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, इतना अभी तक मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी उदाहरण रहेंगे वो इसी बेस पे हैं, इन्हीं सारे के बेस पे हैं। वो कल मैं एक ही क्लास में सारा एग्जाम्पल ले लूँगा, इसे दोहरा के आइएगा, इसे याद करके सारे परिभाषा को आइएगा, ताकि एग्जाम्पल आप कर लें। एग्जाम्पल कर लेंगे तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए आप हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।